बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट 2023-24 के एनालिसिस के दूसरी वीडियो के सिलसिले में आज हम जो पिछले हिस्से में पिछले डिस्कशन में जो चीज़ें रह गई थी आज उसकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि बजट का बहुत बड़ा बोझ फेडरल गवर्नमेंट पर है, जबकि सूबाई हुकूमतें जो बजट पेश करती हैं उनके पास साल के एंड पे एक सरप्लस बजट या पैसा जो है वसाइल जो है वो मौजूद होते हैं। बुनियादी तौर पे हमारा जो आर्गूमेंट है वो ये है कि फेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत सूबों को लमसम पैसे देने की बजाय कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करे, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि सूबे अपने वसाइल खुद पैदा करें। माशाअल्लाह हमारे चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी वसाइल से मालामाल हैं और इनके वसाइल बड़े डिस्टिंक्टिव हैं। एक सूबे के वसाइल दूसरे सूबे के वसाइल से बिल्कुल डिफरेंट हैं, मौसमी हालात डिफरेंट हैं। इस लिहाज से अल्लाह ताला ने बहुत सारे वसाइल से नवाजा है और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है जो सूबे अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, अपने वसाइल को ज़्यादा एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने कुछ रिसर्च बेस जो फाइंडिंग्स थी वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की। आज हम उसका कुछ और जो ज़्यादा प्रैक्टिकेबल पॉइंट्स हो सकते हैं, जो एरियाज हो सकते हैं जिसमें सूबे अपने वसाइल को बढ़ा सकते हैं और ये डिपेंडेंसी जो फेडरल डिपेंडेंसी है उसको कम से कम कर सकते हैं। हम उसी पॉइंट से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे कि इस वक्त जो नेट रेवेन्यू जो इस बजट में प्रोपोज की गई है, जो प्लान की गई है, वो तकरीबन 6.8 ट्रिलियन के करीब है, जो कि टोटल बजट यानी 14 ट्रिलियन रुपीस का जो हमारा बजट है उसका तकरीबन कोई 48% बनता है। इसका मतलब ये है कि फेडरल हुकूमत ने, हमारी वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो पहले से ही हम सोच रहे हैं कि 52% ऑफ ये जो 14 ट्रिलियन है वो हमने 52% जो है इसका वो हमने कहीं और से बंदोबस्त करना है। और वो कुछ और क्या है, वो ये हैं, यानी हम ये नंबर 2 नॉन बैंक बोरोइंग हो सकती है, एक्सटर्नल बोरोइंग हो सकती है और कई तरीके जिस तरह प्राइवेटाइजेशन 15 बिलियन रुपीस के करीब ये जो है प्राइवेटाइजेशन, यानी हम कुछ असासे जो है बेचकर 15 बिलियन हम करेंगे अरेंजमेंट, जिसका बंदोबस्त करेंगे। तो आते हैं मजीद क्या स्टेप्स सूबे ले सकते हैं जिससे वो सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जा सकते हैं और इसका एक माइक्रो बेस फाउंडेशन बिल्ड होके हमारी मैक्रो लेवल पे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट किए हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिकेबल है। ये मैंने बहुत सारी रिसर्च स्टडीज में से निकाले हैं और इनमें जो इस वक्त इंडिया ने जो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो मेजर्स लिए हैं, जो मुख्तलिफ स्टेट्स में स्टेट्स को जिम्मेदारियां दी हैं, जो ऑलरेडी उनकी स्टेट्स इस पे काम भी कर रहे हैं, उनके सूबे काम भी कर रहे हैं, उनको सामने रख के हम अपना लाए अमल जो है वो किस तरह से लेके चल सकते हैं, बना सकते हैं। तो कुछ वो पॉइंट्स हैं। बुनियादी नुक्ता इसमें ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी की ग्रोथ है, वो पहली दफा 3% से नीचे गई है। और इस 3% की नीचे ग्रोथ में भी जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें 3 ममालिक हैं जिनमें एशिया में से हमारा इंडिया इंडिया शामिल है। इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया, इंडियन इकोनॉमी ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है इन दी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो लिहाजा हमारे लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आइए जरा देखते हैं। अच्छा, इसमें
दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हम सूबों को कह रहे हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो अपना रोल प्ले करें। उनमें एक चीज तो ये है कि किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी अगर बिल्ड हो जाए तो फिर उसको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब ये है कि उसके पास कैपिटल बिल्डिंग हो, यानी असासे हों, इंडस्ट्री हो, सनतें हों, और इसके अलावा उनके जो एग्रीकल्चर बेस है यानी मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो। तो एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री हो, यानी वो जो मुख्तलिफ चीज़ें बना के एक्सपोर्ट कर सकें और फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें इंटरनेशनल मार्केट में। तो इससे उनकी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, जिससे हालात ख़राब हो जाते हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है और फिर ये बर्डन आता है इंटरनल डेफिसिट के ऊपर भी, उसको भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो एक तो पॉइंट ये है कि ये जो सारे हमने 14-15 पॉइंट्स लिस्ट किए हैं, इनका मकसद ये है कि एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए। नंबर 2, इसका एक मकसद ये है, दूसरा मकसद जो है वो ये है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाई जाए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि वो लोग हमारी जो हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के सेगमेंट के एस सेगमेंट के लोग जो इग्नोर्ड हैं, जो नेग्लेक्टेड हैं, जो अभी तक हमारे मेन स्टेक होल्डर्स तो हैं, लेकिन वो किसी तरह डेवलपमेंट के प्रोसेस में इंक्लूड नहीं हैं। उनके पास वसाइल की कमी है, या स्किल की कमी है, या कोई सोशल या प्रोविंशियलिज्म का शिकार है, या एथनिसिटी के इश्यूज हैं, या कोई और मसाइल हैं, सोशल इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, रीजनल, किसी वजह से भी वो एक्सक्लूड हैं, तो उनको इंक्लूड किया। तो दो पॉइंट्स, एक तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्ड करना और दूसरा इंक्लूसिवनेस को इंश्योर करना। तो पहला पॉइंट हमारा बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये अकेला कोई भी प्रोविंस बिल्ड नहीं कर सकता। इसमें जाहिर है कि इसके कई तरीके हैं। फेडरल प्रोविंशियल एग्रीमेंट्स कोऑर्डिनेशन के जरिए ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सकता है, क्योंकि आजकल आप देखें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन सेल परचेज वगैरह घर बैठे लोग बिजनेस करते हैं। तो इसके लिए जाहिर है एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है, जिसमें मैक्सिमम लोगों को इंक्लूड किया जा सके। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी खास शोबे को टारगेट करके किया जाए तो ये हमारे फार्मर्स के लिए बहुत सारे मसाइल का हल प्रोवाइड कर सकता है। और भी एरियाज हैं, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट खास तौर पे एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड एक कायम किया जाए, जिसकी मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सकता है। अच्छा, इसमें कई सोर्सें हो सकती हैं, जिसमें प्रोविंस और फेडरल का कोऑर्डिनेशन प्लान हो सकता है। प्रोविंसेस जो है खुद बाहर इंटरनेशनल मार्केट से अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकती हैं, जो अपने अपने जिसमें जाहिर है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ये अख्तियार है कि वो अपने वसाइल को बरूए कार ला के किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में जा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम। हाई वैल्यू एडिशन के लिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और इसमें हमारे तकरीबन हर सूबे में ये कैपेसिटी मौजूद है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के जरिए एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल के ग्रो से उनको ग्रो करने से डेयरी फार्म हम एनिमल के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जिसमें गोश्त है, उनके खाले हैं, उनके जो बहुत सारे उससे रिलेटेड जो आइटम्स हैं जो हम एनिमल हस्बेंड्री से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह फिशरीज है और दूसरी तरफ डेयरी है। डेयरी में हम अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मल्टीनेशनल यहाँ पे कंपनीज काम करती हैं, वो हमारे देहातों से मिल्क जो है वो बल्क में उठा लेती हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, और वही मिल्क यहाँ लोकल लेवल पे फिर प्रोसेस फूड की शक्ल में बिकता है, जिससे वो बिलियंस ऑफ रुपीस कमाते हैं, और फिर ये बिलियंस ऑफ रुपीस डॉलर में कन्वर्ट होकर यहाँ से
बाहर चला जाता है। तो ये इसकी गुंजाइश मौजूद है कि हुकूमत ऐसा जिसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, जो लोकल इन्वेस्टर्स को भी एंगेज किया जा सकता है, और ऐसी मशीनरी, ऐसे टूल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रोसेसिंग में यूज हो सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में या एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो भी सहूलतें मुयसर की जा सकती हैं, वो गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट या तो खुद करके दे सकती है, या लोकल्स को इजाजत दे सकती है, परमिट दे सकती है, लाइसेंस इशू कर सकती है कि वो बाहर से मंगवा के इन चीज़ों को डेवलप कर सकें लोकल लेवल पे। इसके अलावा तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है स्टोरेज कैपेसिटी फॉर द फार्मर्स। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मकरान की पट्टी के साथ खजूर बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। इसी तरह सिट्रस फ्रूट, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में सिट्रस फ्रूट पैदा करता है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्रॉप्स हैं, बहुत सारे जो हमारे फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी ना होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन फिर प्रॉपर ना होने की वजह से, रोड प्रॉपर ना होने की वजह से, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से उनका वेस्टेज हो जाता है, ज़ाया हो जाती हैं, या वो ख़राब हालत में शहरों तक पहुंचती हैं। फिर इनको इंटरनेशनल मार्केट तक, मंडी तक पहुंचाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करना, ये म्यूचुअल जो कोऑपरेटिव अरेंजमेंट भी हो सकता है, लोगों का आपस में, फार्मर्स का या कोई और लोकल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। इससे भी हम बहुत सारा वेस्टेज जो है वो उसको बचा सकते हैं, और मिलियन बिलियंस ऑफ रुपीस लोकल लेवल पे ये गवर्नमेंट्स और प्रोविंसेस जो हैं वो कमा सकते हैं। लोकल लोग कमाएंगे तो जाहिर है कि गवर्नमेंट्स को भी उसमें से हिस्सा कई सूरतों में मिलता है। अगर स्टोर बनाए हैं, गवर्नमेंट के स्टोर है, तो रेंट आ सकता है, बिजनेस एक्टिविटीज हो सकती है, जिससे जाहिर है टैक्स कलेक्शन हो सकती है। इसी तरह चौथा पॉइंट है फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत अ, अब यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, या बाकी बैंक्स जो हमारे फार्मर्स को एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कर्जे देते हैं, अनफॉर्चुनेटली हर साल हमारा जो फार्मर है उसको कर्जों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए कर्जे लेने की बजाय हम फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लोकल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को फार्मर्स तक कोऑर्डिनेट करवा सकते हैं, जो एडवांस में पेमेंट्स करके कि जो फसल वो ग्रो करेंगे उसकी कितनी क्वांटिटी या कितना मिकदार जो है वो उससे अभी से एडवांस मनी दे के, जब वो ग्रो हो जाएगी, जब वो फसल तैयार हो जाएगी, तो वो परचेज करेंगे। वो फ्रूट भी हो सकते हैं, वो फसलें भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी एडवांस में पेमेंट करके फ्यूचर में जो कमोडिटी प्रोड्यूस होगी उसको डिलीवर किया जाना। तो ये एक हमारे जो फार्मर्स हर साल कर्जे लेते हैं उससे बचा जा सकता है। और इस तरह उनको अगर मल्टीपल इस तरह से उनको ऑफर करने वाले हैं, ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, तो उनको एक बेहतर रेट भी मिल सकता है और एक अच्छी कमाई हो सकती है। मिसाल के तौर पे शुगर कैन, जो शुगर मिल्स एसोसिएशंस हैं हमारी, वो हमारे शुगर कैन फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, जिससे उनको फार्म जो ग्रो तो करता है फार्मर, इस दफा भी हमारी एक तकरीबन शुगर केन की जो क्रॉप है वो डबल है ऑलमोस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शुगर की प्राइस जो है वो गिरेगी। तो इसलिए एक तो स्टोरेज कैपेसिटी जो ऊपर मैंने बताया, दूसरा ये जो फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी एक बायर की बजाय मल्टीपल बायर्स उनके पास एडवांस में मौजूद हों जो उनको पैसे दें, तो फार्मर ये पैसे ले करके सीड, फर्टिलाइजर और बाकी चीजें जो उसको ग्रोथ के लिए, जो क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होनी होती हैं वो कर सकता है। इसके अलावा नंबर 5, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेस्ड रिसर्च, यहाँ पे इसकी जरूरत है। और जाहिर है ये लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो रॉ मटेरियल इनपुट है, मशीनरी के अलावा जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, वो लोकल लेवल पे उसके जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और लोकल लेवल पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को यहाँ पे अपने प्लांट एस्टेब्लिश करने में, और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है कि हर फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये कंडीशन लगाई जाए
कि अगर कोई फॉरेनर इसमें इन्वॉल्व है तो लोकल इन्वेस्टर उसके साथ लाजमी शामिल हो, बाहर से वो मशीनरी और टेक्नोलॉजी लेके आए, और लोकल लेवल पे हम, जैसे हमारे मेडिकल के जो एडमिशन्स होते हैं, हमारी बहुत सारे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है बाद में अपने आप को ऐसे समझते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड एजुकेशन हासिल कर रहे होंगे अदर दैन मेडिकल। तो उसके लिए मुतबादल के तौर पे फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बहुत सारी एजुकेशन जो डिग्रीज जो हैं वो ऑफर की जा सकती हैं यूनिवर्सिटीज में। इसका बंदोबस्त भी लोकल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे किया जा सकता है। नंबर 6 ये है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज, इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए कि पाकिस्तान में अब कोई भी अनपढ़ नहीं है इस सेंस में कि अगर किसी के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो उसको स्मार्टफोन इस्तेमाल करना आता है, तो उसको थोड़ा बहुत एजुकेशन दे के तो वो डिजिटल लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकता है। इसके कई तरीके हैं, प्रोविंसेस जो हैं, ये तो मैंने कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी यूथ जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाती है मैट्रिक इंटर करने के बाद, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी की सहूलत होना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वो नई नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी और नए स्टार्टअप्स खास तौर पे, यानी ये टारगेटेड मटेरियल इसके ऊपर मुहैया किया जा सकता है, जिससे लोकल जो हमारी यूथ है उसको ट्रेन करके यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। और ये इंडिया ने भी इस मॉडल को फॉलो किया है, और उनकी इस तरह से बहुत सारे लोकल लेवल पे जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है, और जॉब क्रिएशन भी हुई है। डायरेक्ट एनर्जी सप्लाईज, ये हमारा पॉइंट नंबर 7 है। डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई का मतलब ये है कि अगर कोई एनर्जी सप्लायर बाहर से है, फॉरेनर्स है, कोई फॉरेन कंपनी है, तो प्रोविंसेस को इस बात की इजाजत हो कि वो किसी के साथ भी एग्रीमेंट करके अ, अपने विद इन दी प्रोविंस ये एनर्जी की सप्लाई का बंदोबस्त कर सकें। और क्योंकि एनर्जी जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ है, लोकल लेवल पे अगर एनर्जी महंगी है या है ही नहीं, तो उससे लोकल इन्वेस्टर कभी भी, और फॉरेन इन्वेस्टर भी बिल्कुल नहीं, कहीं कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये इस बात को फैसिलिटेट किया जाए, चाहे वो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या एनर्जी का कोई और सोर्स है, इसको इंश्योर किया जाए लो कॉस्ट के ऊपर। इसमें रिस्ट्रिक्शंस को कम से कम किया जा सकता है। इसके अलावा नंबर 8, फेडरल प्रोविंस पार्टनरशिप इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो डायरेक्ट पैसे देने वाली बात है, जो वफाक से सूबों को जाता है, कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए कि हर सूबे का जो हिस्सा है उसका कुछ प्रोपोर्शन, जो जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस शेयर को ग्रेजुअली डिक्रीज करना चाहिए। और अगर ये डायरेक्ट पैसे देने वाली बात तो फौरी तौर पर खत्म की जा सकती है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हर सूबे में प्रोविंस और वफाक की के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बन सकती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइज्ड सेंटर, ये एक इमर्जिंग एरिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी पे आप कोई सवाल डालते हैं, उसका फौरन जवाब आता है। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हर सूबे में इनिशियली 3-4 शहरों में कायम किए जा सकते हैं, जिसका मकसद ये होगा कि वो लोकल जो इश्यूज हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जो हमारी बाकी बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनके बारे में उनके सवालों के जवाब विद फिजिबिलिटी, विद पॉसिबल वेज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, कि क्या किस तरह से ये हो सकता है लोकल लेवल के। फॉर एग्जांपल अगर सिंध में है, तो सिंध के पंजाब में तो मुख्तलिफ सेंटर्स में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वाइज, तमाम तमाम सूबों के तमाम डिस्ट्रिक्ट डिवीजन और तहसील लेवल पे क्या क्या बिजनेसेस किस तरह से हो सकते हैं, उनकी फिजिबिलिटी जो है वो वहाँ पे अपलोड हो सकती है। तो ताकि जो भी लोकल उसमें कोई सवाल लिखना चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो उसको एक बिजनेस के स्टार्टअप्स के लिए उसको इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे मिल जाए। और इसके लिए जाहिर है कि हमारी जो आईटी रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे स्टार्टअप्स के लिए जो हमें
जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसके लिए जाहिर है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो अंडर ग्रेड डिग्री के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस तरफ टिल्ट किया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर लोकल लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज जो प्रोविंशियल लेवल में या डिवीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज होती हैं या उनके कैंपसेस होते हैं, उनमें आमतौर पे स्टूडेंट्स पसंद करते हैं कि अपने ही इलाके से रिलेटेड किसी रिसर्चेबल इशू को लेकर के वो कोई प्रोजेक्ट बनाएं। तो उनको इनकरेज किया जा सकता है कि वो इंक्लूसिव यानी लोकली इंक्लूसिव या इंडिजिनस यानी जो उस डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे जो पॉसिबल बिजनेसेस हो सकते हैं उससे रिलेटेड वो फिजिबिलिटी बना के, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है ये इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइज सेंटर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए अगर हमें कोई 20-25 एक्सपर्ट्स बाहर की यूनिवर्सिटी से भी हायर करने पड़ते हैं, तो हम इन लोकल सेंटर्स में उनको या लोकल यूनिवर्सिटीज में उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, ताकि वो हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को सिखाएं कि हमारी लोकल जो रिसोर्स अवेलेबल है उसको सामने रखते हुए किस तरीके से नए बिजनेसेस की फिजिबिलिटी, स्टार्टअप्स वगैरह किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइज सेंटर्स में वो इंफॉर्मेशन मौजूद हो और फिर उसको अपडेट किया जाए। तो ये उससे काफी इससे डेवलपमेंट के प्रोसेस और जॉब क्रिएशन में मदद मिलेगी। इसके अलावा नंबर 10, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस विद लेस स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स। इसमें अब कोई शक नहीं है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, हमारे ईस्ट पाकिस्तान, एक्स ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ये मॉडल बहुत ही कामयाब रहा है। हालांकि उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 24%, 28% तक गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग ये एक कामयाब मॉडल रहा है। तो पाकिस्तान में इसको किसी भी तरीके से इसको पार्टनरशिप बेस्ड या इसको मुदारबा मुशारका बेस्ड भी बिजनेसेस डेवलप किए जा सकते हैं, जिसमें इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। नंबर 11, इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम। हमारे बिजनेसेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं, तो उनकी सेटलमेंट के लिए जो कई महीने, कई साल लग जाते हैं और वो उसकी वजह से हमारे बिजनेसेस खराब हो जाते हैं, हमारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। तो बिजनेसेस के जो से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स के लिए ई कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करना, उनको चलाना, ताकि जस्टिस सिस्टम को इफेक्टिव एफिशिएंट बनाया जा सके और फौरी तौर पे इंसाफ मुहैया हो और बिजनेसेस के डिस्प्यूट्स खत्म हो। बिजनेसेस डिस्प्यूट्स जो हैं वो बिजनेस को तबाह करने में उनका बहुत रोल होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नंबर 12, सर्कुलर इकोनॉमी का आजकल बड़ा चर्चा है। हम इसको ऐसे कहते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स। ये प्लानिंग करनी चाहिए कि जो हमारे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के क्या तरीके हो सकते हैं, उनको कैसे यूज में लाया जा सकता है, वेस्ट को किस तरह से वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए दुनिया ने बहुत काम किया है। डेवलप कंट्रीज में ये सर्कुलर इकोनॉमी का बहुत चर्चा है, रहा है, और उन्होंने अपने बहुत सारे वेस्ट को बहुत सारे तरीकों से वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं, जिससे उनकी जीडीपी में एक सिग्निफिकेंट शेयर जो है वो यहाँ से आता है। इसके अलावा मैंग्रोव प्लांटेशन, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि जो हमारे साहिल की पट्टी पे जो जंगलात, इसके लिए PARC, NARC जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है या पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उस वो उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और फिर ये जो रिसर्च सेंटर हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि हम जो साहिल की पट्टी के साथ जंगलात की जो और फिर जंगली हयात, पूरी एक लाइफ होती है जिसमें जिसमें बर्ड्स हैं, जिसमें आपकी ये जो समुद्री तूफान आते हैं इनको कंट्रोल करना है, समुद्री पानी का जो नमकियात हैं उनको बैलेंस करना है, जो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीज अराउंड जो हमारी कोस्टल लाइन है उसको, तो इसके लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें तवज्जो दी जा सकती है। हमारे कम से कम 2 सूबे ऐसे हैं कि जहाँ पे जो जैसे बलूचिस्तान की गवादर पट्टी है और सिंध की जो हमारे जो इंडस
वाटर है, इंडस वाटर्स, और इसके अलावा कोस्टल लाइन भी यहाँ भी है। इसके साथ जो है वो साहिली जंगलात या मैंग्रोव जो है वो उसको डेवलप किया जा सकता है। नंबर 14, प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंट कोस्टल शिपिंग टू रिप्लेस पोल्यूटिंग व्हीकल्स। जो हमारी शिपिंग कोस्टल लाइफ है, इसमें बहुत पुरानी गाड़ियां और अजीबोगरीब किस्म के जिसमें डीजल या ऑयल जो है या फ्यूल जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है और पोल्यूशन अलग है। एक बहुत पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, इसको बेहतर करने की जरूरत है। ये भी प्रोविंशियल लेवल पे बिल्कुल किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में जैसा कहा जाता है कि यूथ की पॉपुलेशन माशाल्लाह से एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है, उनको एंगेज करना जरूरी है। उनके लिए शॉर्ट कोर्सेज हो सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये छोटी छोटी ट्रेनिंग उनको करवा के 6 महीने साल की उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। ऑनलाइन जॉब भी वो कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी इसमें आ सकता है, या वो कोई छोटी मोटी शॉप या इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी वो जा सकते हैं। इसके अलावा इसका बी पार्ट डेवलपिंग टूरिस्ट सेंटर्स, ये विद कंप्लीट पैकेज, ये यूथ इसमें हमारा इम्पोर्टेंट जो सरमाया है, ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो टूरिस्ट गाइड के तौर पर भी और अपने टूरिस्ट कंपनीज के तौर पर भी अपने कंपनीज को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और लोकल टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकते हैं। जाहिर है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसमें तो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना सिग्निफिकेंट रोल उनका बनता है, लेकिन जो हमारी यूथ है, अगर उनको एंगेज किया जाए, इस तरफ माइल किया जाए और टूरिस्ट सेंटर्स जो हैं वो कायम किया जाए, तो मेरा ख्याल है ये एक अहम रोल। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको हम यूनिट मॉल कह सकते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट या वन तहसील वन प्रोडक्ट। पाकिस्तान में माशाल्लाह हर तहसील में की स्पेशलिटी है, कोई ना कोई कहीं कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर की स्पेशलाइजेशन है या हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ तवज्जो ना होने की वजह से वो चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है लोग के जो लोग हैं वो इनको रिप्लेस करते जा रहे हैं। ये हमारा एक लोकल सरमाया है, जॉब की शक्ल में, छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स की शक्ल में हो सकता है। तो हर शहर से सूबों को ये टास्क, सूबे जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स को या तहसील को एक टास्क दे सकते हैं कि हर तहसील से, हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट जिसको फिर जो है बाद में रजिस्टर कराया जाए इंटरनेशनल, पहले लोकली और फिर इंटरनेशनली। तो इस तरीके से हम एक लोकल लेवल से उभर के नेशनल लेवल और नेशनल लेवल से फिर इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी प्रोडक्ट्स को, नई प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इसके लिए पहले तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कुछ शहरों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से हम मॉल बना सकते हैं, जिसमें जाहिर है इन्वेस्टर की ज़रूरत है, म्यूचुअल भी, कोऑपरेटिव अरेंजमेंट भी हो सकता है या कोई और। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिकेबल हैं, और इनमें ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ रिसर्च स्टडी से या मुख्तलिफ मुल्कों के बजट से निकाले गए हैं, जिन मुल्कों ने तरक्की की है या वो तरक्की के रास्ते पर रहे हैं या अब तरक्की के रास्ते पर हैं, उनको देखते हुए पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल के तौर पे इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हिस्से में हमारा ये सिलसिला जारी है बजट के ऊपर डिस्कशन का। इंशाल्लाह हम इसके और मौज़ूआत पर भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।